नेक्स्ट हमने एक और टॉपिक छोटा सा डिस्कस करना है आज ही की लेक्चर में, और उसका नाम है ओहम मीटर। अब हम बात करते हैं ओहम मीटर की। आपको इसके नाम से क्या समझ आ रहा है? देखिए, इसके नाम से मुझे तो जो समझ आ रहा है वो ये है कि ये ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ओहम मेजर करके देती है। ओहम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का यूनिट है। सो द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर्स रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कौन सा यूनिट? इन ओहम्स। अच्छा, ये एक बड़ा ही आसान सा सर्किट है, लेकिन ये याद रखें कि उस सर्किट की कैलिब्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स समझाने लगा हूं जो बेसिकली कैलिब्रेशन के स्टेप्स हैं, और आपने गौर से मेरी बातें सुननी है। इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं, सिर्फ आसान से 4 पॉइंट्स है, आपने गौर से सुनने हैं। देखें, इसमें हमारे पास एक गल्वानोमीटर होता है, एक बैटरी होती है, उस तरफ मैंने बैटरी लगा दी, और इस तरफ मैं लगा देता हूं जी रियोस्टेट। रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। और नीचे आपको 2 ओपन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, उनमें से एक पॉइंट को C कह दें और दूसरे पॉइंट को D कह दें। ये 2 पॉइंट असल में वो वाले पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में हमने कोई भी कंपोनेंट लगाना है और उसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है। यानी कोई भी मीटर जो होता है ना, उसमें जो 2 पॉइंट्स आपको नजर आते हैं जिनके साथ हम वायर्स अटैच करते हैं, ये वही वाले 2 पॉइंट्स हैं। जैसे आपको ये एक ओहम मीटर नजर आ रहा है, और इस ओहम मीटर में ये जो 2 टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, यहां हम वो कंपोनेंट लगाते हैं जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। ये C और D असल में यही 2 पॉइंट्स हैं। अब आप दोबारा फोकस करें इसी सर्किट पे। ये जो गल्वानोमीटर आप देख रहे हैं ना, इसकी एक स्केल होती है जो आपको ऊपर नजर आ रही है गल्वानोमीटर के ऊपर, और इस स्केल में डिवीजन की फॉर्म में वैल्यूज लिखी होती हैं। यानी अगर गल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो नीडल बिल्कुल सेंटर पे होगी, और अगर गल्वानोमीटर में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो नीडल एक डायरेक्शन में फ्लो डिफ्लेक्ट करेगी, और अगर दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो नीडल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। बड़ा ही सिंपल इसका है, और इसकी मैक्सिमम डिवीजन कितनी होती है? 30। सबसे पहले पॉइंट पे हमने C और D इनको ओपन कर देना है। अब मुझे एक बात बताएं, C और D को ओपन करने का क्या मतलब है? क्या C और D के दरमियान अब कोई चार्जेस फ्लो कर सकते हैं? बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकते। इसका मतलब है C और D के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी हो गई है? इंफिनिटी। और आप गौर करें, गल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 पे आ गई है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट फ्लो ना करने का क्या मतलब होता है? करंट फ्लो ना करने का मतलब यह होता है कि रेजिस्टेंस इंफिनिटी है। तो इसलिए कैलिब्रेशन का पहला पॉइंट यह है कि जहां गल्वानोमीटर में 0 लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मेंशन कर दें इंफिनिटी। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है? C और D को डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं C और D को डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं, यानी सर्किट को शॉर्ट कर दूं, तो C और D के दरमियान इफेक्टिवली रेजिस्टेंस तो खत्म हो गई, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को हमने डायरेक्टली ज्वाइन कर दी है। यानी इफेक्टिवली देयर इज नो रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D। लेकिन हो सकता है कि इस वक्त सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा हो, क्योंकि सर्किट तो ये पीछे बना हुआ है सारा का सारा। तो आपने क्या करना है? आपने इस वक्त रियोस्टेट की वैल्यू को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐसा एडजस्ट करना है कि गल्वानोमीटर की नीडल फुल स्केल पर आ जाए। फुल स्केल पे आने का क्या मतलब है? कि मेजरेबल फुल स्केल पे आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं अगर नीडल रेंज से बाहर चली गई तो ये तो मेजरेबल ही नहीं है। इसलिए हमने नीडल को ज्यादा से ज्यादा कहां लेके आना है? फुल स्केल पे। यानी इतना करंट फ्लो कर रहा है जो गल्वानोमीटर में मेजर किया जा सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम मेजरेबल करंट है। यहां आपने रियोस्टेट की वैल्यू को फिक्स कर दिया ताकि नीडल 30 पे आ गई। यानी जैसे ही नीडल 30 पे आए, आप रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को चेंज करना बंद कर दें। अब इफेक्टिवली C और D के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस है? 0 ओहम। इसका मतलब है 30 पे आप 0 लिख दें, रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए 0 लिख दें। यानी जो गल्वानोमीटर का 0 था वो इंफिनिट ओहम रेजिस्टेंस को जाहिर कर रहा है, और गल्वानोमीटर का जो मैक्सिमम था यानी 30,
वो 0 ओहम रेजिस्टेंस को जाहिर कर रहा है। अब आपने याद रखें रियोस्टेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, क्योंकि ये अब हमारा सर्किट फिक्स हो चुका है। तीसरे स्टेप में क्या करें, आप C और D के दरमियान ऐसी रेजिस्टेंस लगाएं जिसकी वैल्यू हमें पता है। उसका हम नाम रख देते हैं R ओहम। लेकिन फर्ज कर लें इसकी वैल्यू, चले मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, फर्ज करें मैंने इसकी वैल्यू 20 ओहम कंसीडर कर ली, यानी इसकी वैल्यू मुझे पता थी, मैंने किसी और मीटर से स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से मैयर की हुई थी और ये मुझे पता थी, मैंने यहां लगा दी। अब जाहिर बात है कोई ना कोई तो इंटरमीडिएट सा करंट फ्लो करेगा और जो गल्वानोमीटर की नीडल है वो कहीं ना कहीं दरमियान में किसी ना किसी पॉइंट पे आ जाएगी। इस पॉइंट को रेजिस्टेंस की लैंग्वेज में हम 20 ओहम कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहां 20 ओहम रेजिस्टेंस लगाई थी। अब आप क्या करें, जो गल्वानोमीटर का 30 था जिसे आपने 0 ओहम जाहिर किया था, यहां से लेके जो नीडल आई है ना 20 ओहम के वक्त, वहां तक जहां नीडल अभी आई थी वहां 20 लिख दें, यानी जो नॉन रेजिस्टेंस है, और 0 से लेके 20 तक इक्वल डिविजन्स कर लें। फर्ज कर लें मैंने 0 से 20 तक 20 इक्वल डिविजन्स कर ली, तो मुझे एक बात बताएं, एक छोटी डिवीजन कितनी रेजिस्टेंस को जाहिर कर रही है? जाहिर बात है वो 1 ओहम को जाहिर कर रही है। और दो छोटी डिवीजन्स कितनी रेजिस्टेंस को जाहिर कर रही हैं? 2 ओहम को। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा 20 ओहम रेजिस्टेंस मैयर कर सकें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम लिमिट होती है। हमारा ये जो ओहम मीटर बन गया है ना, इसकी ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस मैयर करने की लिमिट कितनी है? 20 ओहम, क्योंकि मैंने जो नॉन रेजिस्टेंस लगाई थी वो 20 लगाई थी। अब 0 और 20 के दरमियान वाली कोई भी वैल्यू होगी ना, वो हम मैयर कर सकेंगे। जैसे फर्ज कर लें मैं चौथे स्टेप में क्या करता हूं, नॉन रेजिस्टेंस को उतार दिया और C और D के दरमियान मैं एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देता हूं। लेकिन मुझे यह अंदाजा था कि ये 0 और 20 के दरमियान में कहीं थी। तो अब देखें जो गल्वानोमीटर की नीडल है ना, वो 0 और 20 के दरमियान में किसी भी जगह आ जाएगी। फिर चूंकि आपने ग्रेजुएशंस लगा, आपने उनको ग्रेजुएट कर दी है, आपने छोटी छोटी डिविजन लगा दी थी, तो अब आप छोटी डिविजन्स को काउंट कर लें। फर्ज कर लें जो नीडल है ना ये 7th डिवीजन पे आई है, यानी रेजिस्टेंस जहां आपने रेजिस्टेंस की 0 ओहम वैल्यू लिखी थी ना, वहां से शुरू करके 7th डिवीजन पे आई है। तो फिर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 7 ओहम। क्योंकि इससे पहले स्टेप में 0 से लेके 20 तक आपने 20 इक्वल डिविजन्स लगा ली थी और एक छोटी डिवीजन 1 ओहम को जाहिर कर रही थी। तो अब चूंकि आपने 7 ओहम रेजिस्टेंस लगाया था, जिसकी वजह से नीडल 7 डिवीजन पे चली गई, तो मुझे पता चल गया कि इसकी वैल्यू 7 ओहम है। पहले मुझे नहीं था पता। तो ये था ओहम मीटर, जिसमें 4 टोटल स्टेप है, जो मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। पहले स्टेप में आपने इस C और D को ओपन रखना है, गल्वानोमीटर की नीडल 0 पे चली जाएगी, आप उस रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी का नाम दे दें। फिर आपने इसको क्लोज करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, C और D को डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर आपने रियोस्टेट की वैल्यू को ऐसा एडजस्ट करना है कि गल्वानोमीटर की नीडल 30 पे आ जाए। इस पॉइंट को हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी इस वक्त रेजिस्टेंस कितनी है? 0 है, क्योंकि करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। फिर आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में नॉन रेजिस्टेंस लगानी है। नीडल 0 और इंफिनिटी के दरमियान में किसी भी पॉइंट पे आ जाएगी, यहां आप उस नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें, आई मीन वैल्यू लिख दें। फिर 0 और उस नॉन रेजिस्टेंस जो मैंने 20 ओहम फर्ज की थी, इक्वली आप इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दें। हर एक पार्ट जो है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अगर मैंने 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो एक डिवीजन कितने की होगी? 1 ओहम की। फिर मैंने चौथे नंबर पे अननोन रेजिस्टेंस लगाई और नीडल 0 और 20 के दरमियान कहीं भी चली गई, तो मुझे पता चल गया, मैंने नंबर ऑफ डिविजन्स को काउंट कर लिया, मुझे पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस कितनी थी।